श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जयवीर सिंह हूं और आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास, दिलचस्प और प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद हैं। आप उत्तराखंड के एक सुदूर गांव से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर राज्य और देश का नाम रोशन करते हैं। आपने 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। आपके मार्गदर्शन में पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचा। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 5 मेडल जीतने वाली भारतीय निशानेबाजी टीम को आपने प्रशिक्षण दिया। ऐसे कई ऐतिहासिक और सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में आपको द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध भारतीय पैरा शूटिंग टीम के कोच सुभाष राणा। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी और मच। आपको शुभकामनाएं और बहुत बधाई कि आपको द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जानने और पूछने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम आपकी शुरुआत से करेंगे कि कहाँ से आपने आपकी जो पढ़ाई रही है, आपका मूल कहाँ है और फिर पढ़ाई आपने कहाँ से की, जरा इसके बारे में विस्तार से हमें बताएं। शुरुआत हमारी हम चिलामू गांव से बिलोंग करते हैं, जो नेमबाग के पास है, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है जी। वहाँ से हमारे पिताजी जो हैं वो आईटीबीपी में थे। वहाँ से वो पोस्टेड हो डेपुटेशन पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में गए थे 1985 में जी, जो फर्स्ट बैच निकला था। तो उसके बाद हम लोग भी पहले मसूरी पढ़ा करते थे, मसूरी आईटीबीपी स्कूल में। फिर वहाँ से हम लोग भी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे जी पापा के साथ। तो वहाँ पे पढ़ाई हमने वहाँ स्टार्ट करी, वहाँ से आगे पढ़े। और उनके साथ साथ जब वो वेपन ट्रेनिंग के लिए जाते थे तब हम उनके साथ जाया करते थे, कभी कभी सैटरडे संडे को वैसे ही जी। तो वहाँ से हमें थोड़ा सा वेपन का, जैसा होता है कि बचपने में वेपन का शौक़ होता है, तो वहाँ चलाना शुरू किया। बस उतने तक ही सीमित था। फिर एक बार उन एसपीजी की टीम ने दिल्ली स्टेट का एक कंपटीशन था 1987 में, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ मेडल आए। तो उन्होंने बोला कि भाई फैमिली के सभी लोग वहाँ चलें। तो काफ़ी सारे बच्चे थे हम एसपीजी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके जी। तो हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ जाके देखा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी मेडल दिए गए। तब वहाँ से हमारे मतलब हमें तो नहीं, लेकिन हमारे पिताजी को प्रेरणा मिली कि भाई अपने बच्चों को भी इस लाइन में हम डालें। जी। तो उस तरीके से हमारा शूटर्स का एक सफ़र शुरू हुआ, जिसमें भाई थे जसपाल राणा, मैं था, बहन तो उस समय छोटी थी। लेकिन फिर हमने उसके बाद वहाँ शूटिंग स्टार्ट करी, प्रैक्टिस करना शुरू किया। और उसके साथ धीरे धीरे धीरे, जैसा कि भाई की कहानी आपको पता ही है कि वो एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। मैंने भी उनके साथ इंटरनेशनल कई टूर्नामेंट खेले हैं, मेडल्स भी जीते हैं जी। बस इस तरीके से शूटिंग आगे बढ़ी। फिर 2001 के आसपास हमें लगा, क्योंकि हमारे जितने भी कोचेस थे, जो टॉप के कोचेस थे, वो बाहर से आया करते थे। कभी ऑस्ट्रेलिया से आते थे, कभी हंगरी से आते थे इंडिया टीम के लिए जी। तो फिर थोड़ा सा रुझान लगा कि भाई जब हमारे यहाँ शूटर्स तो तैयार हो रहे लेकिन कोचेज़ नहीं है, मतलब सिखाने वालों की संख्या इतनी नहीं है। तो फिर मेरा अपना पर्सनली लगा कि भाई थोड़ा सा हम कोचिंग लाइन में जाएं, कुछ सीखें, कुछ पढ़ें। फिर मैंने जाके फिनलैंड में कोर्सेज़ करे, 3 बार फिनलैंड गया, वहाँ पढ़ाई करी, उन सीखा। उसके साथ साथ फिर कोचिंग लाइन में आए। तो 2015-16 तक मतलब हम कोचिंग करते थे। 17 के आसपास मुझे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के हमारे जो वहाँ के गवर्निंग बोर्ड के लोग थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई पैरा शूटिंग भी एक ऐसा इवेंट है। मैं देखता था उन्हें रेंज पे, बट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा और उनका नंबर्स बहुत कम थे। मतलब हम लोग जहाँ कई हज़ारों में खेलते थे, तो उनके 2, 4, 5 शूटर्स आते थे पैरा के। तो 17 में जब उन्होंने अप्रोच किया कि भाई आप ज्वाइन करना चाहेंगे एज ए कोच, तो मुझे लगा कि हाँ, कि अब सोसाइटी को देने के लिए कुछ है कि भाई पैरा शूटर्स के लिए हम काम करें। एक तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन था एक। तो मैंने उनकी एक बात को माना। अपने जो एबल बॉडी की कोचिंग के साथ साथ मैंने पैरा को लिया, और 2018 से फिर मैं फुल्ली एब्जॉर्ब हो गया था पैरालंपिक टीम के साथ। और उसके बाद फिर हमारी अचीवमेंट्स भी आई, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, पूरी टीम थी हमारी, बहुत मेहनत करी। 2018 से हमारे ओलंपिक क्वालिफाइंग शुरू हुए। 2018 में हमारा पैरा एशियन गेम्स था जकार्ता में, वहाँ हमारे 3 मेडल थे, मनीष नरवाल, सिंहराज के। और फिर उसके बाद 2020 में कोविड की वजह से हम नहीं जा पाए, तो वो 21 में टोक्यो में हुआ। टोक्यो में हमने 5 मेडल जीते। हमारे अवनी के 2 मेडल थे, 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, मनीष नरवाल का मेडल था 1 गोल्ड, सिंहराज जी का 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था। तो ऐसे 5 मेडल थे हमारे, जो 3 शूटर्स ने जीते। तो उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हमारे खिलाड़ियों ने।
और हमारी टीम ने भी पूरा काम दिया। और उसके बाद जब अचीवमेंट आने लगती है तो फिर सरकार का भी रुझान बढ़ा, स्पॉन्सर्स भी आने लगे, तो इस तरीके से सफ़र चलता है हमारा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या शूटिंग के प्रति आपका निजी रुझान था या फिर परिवार के 2 बल्कि 3 आपके परिवार से आइकन बन चुके थे जी। और उस लेगेसी को आपको कंटिन्यू करना था, या फिर आपका निजी रुझान भी इसमें था कि आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है, या फिर कुछ और आपने जीवन में आप करना चाहते थे? ये ज़रा जानना चाहेंगे। जी, जी। निजी रुझान तो बचपन में जब हमने शुरू किया 7-8 साल में, उस समय तो ख़ैर पता ही नहीं होता, पापा हुँ, ने जिस लाइन में डाल दिया हम उस लाइन में लग गए। जी, लेकिन हाँ, जब 14-15 साल के आसपास हम पहुँचे तब तक हमारा एक वो मोटिव बन गया था, एक गोल बन गया था उसमें रहते-रहते कि भई इंटरनेशनल लेवल पे हमें खेलना है, बिल्कुल। कंट्री के लिए मेडल जीतना है। जी, तो फिर धीरे-धीरे करके वो एक अपना निजी रुझान भी उस तरफ चला ही गया। बट बिल्कुल। शुरुआत में तो केवल पापा का ही मेहनत, उन्हीं का रुझान था। क्या राजनीति में रुझान है आपका? क्योंकि आपके परिवार से, क्योंकि जो आपके पिताश्री हैं, उत्तराखंड के पहले खेल खेल मंत्री रहे मंत्री रहे थे। जी। 2000 से 2002 तक, जी। और उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में आपके जो जी। बड़े भाई हैं जसपाल सिंह राणा जी, जी। उन्होंने टिहरी लोकसभा से जी। चुनाव लड़ा था। तो जी। आपका निजी रुझान इस दिशा में है? कुछ आगे कभी देखिए, करना चाहेंगे? जिस तरीके से लगता है कि अभी काम बहुत है पैरा के लिए करने के लिए, और शूटिंग लाइन में, स्पोर्ट्स लाइन में करने के लिए, जी। तो ऐसा मतलब निजी तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जाना है। लेकिन कभी हुँ, कहीं कहीं पे जब देखना पड़ता है कि भाई हमें हर चीज़ के लिए, सैंक्शन के लिए पॉलिटिशियंस के पास जाना पड़ता है, पॉलिटिकल हुँ, अप्रोच लगानी पड़ती है, बिल्कुल, तो एक बार मन करता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उस लेवल पे भी जाएं जहाँ पे कि हम लोग पॉलिसी मेकिंग में आ सकें बिल्कुल। और देश के लिए या स्पोर्ट्स के उस प्लेटफॉर्म पे या हुँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे हम अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो मतलब मैं इससे दूर भी नहीं भागना चाहूँगा। अगर कभी बिल्कुल। ऐसा मौका भविष्य मिला तो ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा। बिल्कुल। आप हमसे वो स्मरण कभी का साझा करना चाहेंगे जब आपने पहला मुकाबला अपने जीवन का, मेरे ख्याल से इटली में आपने खेला था, जी, जी, जी। और उसका कुछ, उसकी कुछ यादें, कुछ उसके बारे में बताना चाहें अगर? हाँ, उस समय तो देखिए बहुत छोटे थे हम लोग, बट जब पहली बार पता चला, सिलेक्शन ट्रायल हुआ था, उसमें पता चला कि भाई हाँ, आपका सिलेक्शन इंडिया टीम के लिए हुआ है, तो जी। बहुत खुशी भी हुई, थोड़े से आंसू भी आए, क्योंकि एक सपना था, हर किसी का होता है कि भाई इंडिया के लिए खेलना, हुँ, फर्स्ट टाइम इंडिया कलर पहनने को मिला, तो बिल्कुल। एक मौका था, एक था। और साथ में ये था कि भाई भी उसी टीम में है जिस टीम में हम जा रहे हैं, हुँ, बिल्कुल। तो वो एक अद्भुत सा एक कह सकते हैं कि हमारा कहानी भी थी छोटी सी कि भाई हम लोग साथ जाते थे, बस में चलते थे, तो सब लोग बोलते थे देखिए भाई एक ही परिवार से दो भाई बिल्कुल। अभी खेल रहे हैं। उसके बाद तो खैर हमें हमारी छोटी बहन सुषमा हैं, हुँ, उन्होंने भी ज्वाइन किया इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल। वो भी 13 बार नेशनल चैम्पियन रही हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल है उनका। जी, तो इटली बस एक पहला जो कंपटीशन होता है या पहली कोई भी चीज़ होती है उसकी अलग बिल्कुल, कहानी होती है, तो बिल्कुल, वो एक अलग सी छाप है हमारे मन में। बिल्कुल। सर, 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में आपके मार्गदर्शन में, प्रशिक्षण में, टीम ने, भारतीय टीम ने 5 पदक जीते। उसके जी। बारे में कुछ बताना अगर चाहें आप? देखिए, टीम को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। 5 बिल्कुल। पदक तो हमने जीते, 5 हुँ, में से मतलब अगर फ्रैंकली मुझसे पूछे तो मैं केवल 4 ही एक्सपेक्ट कर रहा था। एक तो हमारे उसमें हुँ, मतलब आप कहते हैं भगवान की कृपा रही, या एक जब लक साथ देता है जी, तो उस तरीके से रहा। लेकिन टीम तैयार करने में पैरा और एबल बॉडी में जो डिफरेंस लगता है, देखिए एबल बॉडी के लिए आपको केवल उनको टेक्निकली साउंड करना है, उनके पीछे बैठना है, लेकिन पैरा को तैयार करने के लिए आपको एक इमोशनल टच का होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, उनको घर से बाहर निकलने के लिए भी एक मेहनत लगती है, बिल्कुल, मतलब अपने मानसिक वो खुद ही जूझते रहते हैं अपने दिमाग के साथ, तो जी, उनके साथ वो मोटिवेट करना, उसको उस प्लेटफॉर्म पे लाना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकली भी, टेक्निकली भी और मेंटली भी। तो जी, मेंटली हमें ज़्यादा उनको मोटिवेट करना पड़ता है। और जो 5 मेडल, जब पहला मेडल हमारा अवनी का आया था, हुँ, तो वो एक इतिहास ही बना था। पहली बार हमारा बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, हुआ था कि भाई हुँ, पैरा शूटिंग में, पैरालंपिक में पहला मेडल है। जी, उसके बाद फिर उसका ब्रॉन्ज आया, फिर मनीष नरवाल का आया, हुँ, तो एक अलग ही माहौल था पूरी टीम के साथ। फिर उस समय पूरी टीम को भी लगा कि भाई हमने कुछ अचीव किया है। जी, और आने के बाद प्रधानमंत्री जी जब मिले तो उन्होंने भी इतनी गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत किया। बिल्कुल, और फिर हमारे प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, अवनी हुँ, को फिर पद्मश्री, तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि भाई जिन बच्चों को कोई पूछता नहीं था आज की डेट में, मतलब उनसे बिल्कुल। मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, तो एक अच्छा सुभाष जी, स्मरण इससे है। जुड़ा हुआ एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचा, पहली भारतीय महिला, अ,
एक जो पैरा शूटर्स हैं या फिर पैरा एथलीट्स हमारे हैं, उनको तैयार करने में कौन-सी तकनीकी चीज़ों का एक कोच को ध्यान रखना होता है और वो कौन-सी बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको जो सामान्य हमारे एथलीट्स हैं, उनके मुकाबले जो पैरा हमारे एथलीट्स हैं, उनको तैयार करने में आपको ध्यान रखना होता है? देखिए, मेन तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मेन तो इमोशनल कनेक्ट है। जब तक आप हुँ, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जी, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप उनको कुछ सिखा पाएँगे या कोचिंग भी कर पाएँगे। जी। तो इमोशनल टच के लिए हमें उनके पेरेंट्स के साथ बात करनी पड़ती है, भई उनका हुँ, क्या रूटीन है घर में, बिल्कुल, किसी-किसी को अपने साथ रखना पड़ता है उनके रूटीन को जानने के लिए। बिल्कुल। और पैरा एथलीट बहुत जल्दी आपके साथ खुलते नहीं हैं, हुँ, क्योंकि उनकी समाज इतनी से हाँ, पहले हाँ, से ही कट समाज से पहले भी कटे हुए हैं और उनके साथ ऐसे हादसे हो रखे हैं कि वो हर किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। बिल्कुल, तो उस तरीके से हमें बहुत मतलब एक बहुत थिन लाइन है जी, कि किसी के साथ महसूस करना और किसी को समझना, दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और हम लकी हैं कि भाई सारे बच्चे बहुत मेहनती मेहनती हैं हमारे, हुँ, खूब मेहनत करते हैं और हमारे साथ एक परिवार की तरह रहते हैं, कुछ बच्चों की बिल्कुल, तरह हैं, कुछ दोस्तों की तरह हैं। बिल्कुल। तो सर शूटिंग का आप भारत में और विशेषकर उत्तराखंड में इसका क्या भविष्य देखते हैं और जो युवाओं का रुझान पहले के मुकाबले जी, क्या अभी बढ़ा है या इसमें और गुंजाइश की आवश्यकता आपको महसूस होती है? डेफिनेटली देखिए, रुझान तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसके हुँ, लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ जो बन रही हैं, जी, स्टेट्स में हो चाहे सेंटर में हो, आपको मेडल्स पे कैश हुँ, अवार्ड्स हों, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। अब बिल्कुल, हम बताएंगे हमारे पैरा खिलाड़ी जिनको पहले कुछ मतलब कोई स्पॉन्सर पूछने भी नहीं आते थे, हुँ, आज की डेट में कुछ एसीएफ हैं, कुछ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ मतलब गवर्नमेंट जॉब में गेस्टेड पोस्ट पे हैं। जी, तो वो एक अपॉर्चुनिटीज़ उनके माध्यम से जो मिली हैं, उनके माध्यम से और पूरे मासेस को देखने को मिलता है कि उनको हुँ, देख के और इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट होते हैं। और जहाँ तक रही बात उत्तराखंड में भी बहुत स्कोप है। जी, अभी तो हम अगर बोलें कि स्पोर्ट्स लाइन में हम वर्ल्ड के मुकाबले 15 या 20% हम लोग अभी हुँ। मोटिवेटेड है। अगर हमारी पूरी क्षमता के अनुसार अगर हम लोग लगें तो बहुत बहुत मेडल हम जीत सकते हैं ओलंपिक लेवल में भी। उत्तराखंड में सरकार के स्तर पर शूटिंग में कौन-सी वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं उसमें विकास होना चाहिए, वो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? आपको क्या कुछ ऐसा महसूस होता जी है? देखिए, पहले तो हमें लगता था कि लेकिन जो नेशनल गेम्स अभी हमने यहाँ पे हुँ, अलॉट करवाए हैं और जी, करवाए हैं, हुँ, उसकी वजह से मैं हर जगह यही कहता हूँ कि हम 20 साल आगे चले गए। जो हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हो सकता है 20 साल बाद बनता या नहीं भी बनता, बिल्कुल, वो हमें आज की डेट में मिल गया, वो भी जी, वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास बिल्कुल, शूटिंग रेंज, टॉप क्लास है हमारी। पेरिस के बाद जो मशीन्स पेरिस में हुई है वो फर्स्ट टाइम हुँ, हमारे यहाँ यूज़ हो रही है। बिल्कुल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तो हम काफ़ी आगे आ गए हैं इंडिया में बिल्कुल, और बल्कि एशिया में भी। अभी पीछे यहाँ पे काफ़ी हम खेल मंत्री जी से भी मिले, तो हमने ये भी बात की कि भाई यहाँ पे अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन तो गया है, इसको पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए कि इसका यूटिलाइजेशन बिल्कुल, प्रॉपरली हो सके। जी, उत्तराखंड के केवल देहरादून या रुद्रपुर या नैनीताल वाले लोगों को ही नहीं, ये राष्ट्रीय खेलों दूर की बात दराज किस के जो हमारे बच्चे हैं जो जी, बिल्कुल ग्रामीण शुद्ध वहाँ क्षेत्र से, उनको भी हुँ, हमें यहाँ लाके कैंप करना चाहिए। बिल्कुल, या वहाँ पे भी हमें छोटे छोटे मिनी स्टेडियम्स बनाने चाहिए ताकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा यूटिलाइजेशन कर सके। और उत्तराखंड पहले तो भारत और उसके बाद वर्ल्ड मैप पे दोबारा से स्पोर्ट्स के नाम पे उभर बिल्कुल। के आए। चूँकि आपने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का ज़िक्र किया, जी, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हो रहा है, उसमें तमाम तरह के जो गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राज्य भर में विकसित हुए हैं या उनका निर्माण हुआ है। जी, इन गेम्स के बाद किस तरह से आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखना चाहिए और सरकार को इस दिशा में किस तरह से काम करना चाहिए ताकि जी जो वही। युवा हैं प्रदेश भर के हाँ, उनको इसका बिल्कुल लाभ मिल सके? बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जी, और मैं खुद भी चाहता था कि ऐसे सवाल पूछे जाएं, क्योंकि अब ये बन तो गया है हमारा नेशनल गेम्स, हमारा हुँ, 14 फरवरी को जैसा आपने कहा ख़त्म हो जाएगा। हुँ, उसके बाद हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए केवल सरकार के स्तर पर नहीं, सरकार हो, फेडरेशंस हों, जी, पुराने खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, उन सब हुँ, की एक कोई कमेटी बना के इस चीज़ को हम कैसे आगे चला सकें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इसको कैसे मेंटेन कर सकें, कैसे इनका लाभ उठा सकें, उस पर एक पॉलिसी मेकिंग पे हमें जाना चाहिए जी, ताकि हमारे उत्तराखंड के जितने दूर दराज के बच्चे हैं वो भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। बिल्कुल, इंटरनेशनल इवेंट्स तो यहाँ होते ही रहेंगे, हुँ, लेकिन उत्तराखंड में बनने के बाद अगर उत्तराखंड का खिलाड़ी या उत्तराखंड का बच्चा बिल्कुल, ही अगर यहाँ नहीं खेल पाएगा, बिल्कुल, तो हमें लगता है कि उस पॉलिसीज़ पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर तक आएँ हुँ। और यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी हों।
बिल्कुल। सर, उत्तराखंड में खेल में कौन-सी बुनियादी सुविधाएँ सरकार के स्तर पर जो प्रदेश भर के युवा हैं, उनको जो आपको महसूस होती है कि ये कमी है, इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, और ऐसा कुछ महसूस अगर आपको होता है देखिए, एक तो खेल के दिशा में? इंफ्रास्ट्रक्चर ही है बिल्कुल। पहली बात, हुँ, जो कि अभी बन गया है हमारा, और भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनका बनना है। जी। उस पे पहला बुनियादी चीज़ तो ये है कि पहला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 8-10 सालों में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से या हुँ, स्पोर्ट्स पॉलिसी ठीक ना होने की वजह से दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं या दूसरे बिल्कुल। डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं। जी सर। तो पहला तो मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा और बेटर हो, जो बना है उसको मेंटेन किया जाए। दूसरा है कि यहाँ पे जॉब क्रिएशंस, जो हुँ, कोटा हो, स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स क्रिएशन स्टेट लेवल पे, बिल्कुल। वो मिलना ज़रूरी है। कोचेस जो हैं, कोचेस के लिए भी आपके पास प्लान होना चाहिए कि भाई, ताकि जो हम जैसे उत्तराखंड के हुँ, कोच यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ के कोचेस बिल्कुल। हैं, लेकिन हम इंडिया में काम करें, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में हमारे लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम यहाँ के बच्चों को ट्रेन कर पाएँ और सस्टेन हुँ, रह पाएँ। जी, तो उसमें शूटर्स, चाहे शूटर्स हों, एथलीट्स हों, कोचेस हों, सभी लोगों को मिला के सरकार को एक बार पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम हुँ। किस तरीके से उत्तराखंड में खेलों को और आगे लेके जा सकें। बिल्कुल। आकाशवाणी समाचार देहरादून के माध्यम से आप देश भर के, बल्कि प्रदेश भर के युवाओं को भी क्या एक संदेश देना चाहेंगे, अगर वो खेल के प्रति उनका रुझान है, वो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो आकाशवाणी के माध्यम से यही आने हमारे जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, युवा जनरेशन है, उनका एक यही संदेश है कि खेलों को केवल खेलों के तरह से ना देखें। खेल हुँ, से आपका शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी बढ़ता है। बिल्कुल। और आजकल जो यूथ हमें देखने को मिलता है कि भाई एक नशे की तरफ, एक हुँ, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो मैं तो आज की डेट में कहूँगा मोबाइल का नशा हो, बिल्कुल। उस तरीके उस जी, नशे से हट के एक देशभक्ति के नशे की तरफ जाएं, बिल्कुल, खेलों बिल्कुल। में आएँ, हुँ, तो अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, देश का नाम करें। और बिल्कुल। खेलों में मैं बता रहा हूँ, अगर ईमानदारी से हुँ, एक खिलाड़ी अगर ईमानदारी से काम करे और मेहनत से काम करे, तो आपका नाम, आपका रिकग्निशन, आपका जो जॉब है हुँ, पूरा सिक्योर्ड है, और आपका परिवार भी इससे हमेशा नाम कमाएगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए। आकाशवाणी की ओर से एक बार पुनः आपको बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। आप यूँ ही देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।